तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वाह, क्या बात है। आज देर रात भी बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं लाइव तंदुरुस्ती के साथ। शंकर जी बहुत बहुत नमस्कार कर रहे हैं। शंकर जी, मनीष कुमार जी बहुत बहुत नमस्कार। वाह, बहुत बढ़िया। कुछ कुछ नए साथी भी आज जुड़े हैं आज के सेशन में। और ये जो मौसम है एक्चुअल में ऐसा मौसम है जहाँ पर कुछ भी करने का मन नहीं करता है। और ये एग्जाम भी देखो कैसा एग्जाम लेती है ना नितिन पटेल जी। हैं, ऐसे मौसम में क्या मन करता है। नमस्कार पटेल जी, ऐसे मौसम में लगता है कि बढ़िया सा एकदम तंदूरी चिकन या बढ़िया एकदम मस्त खाना खा के एकदम आराम करो, है ना। लेकिन एग्जाम है तो इम्तहान लेगी, है ना। और ऐसे समय में एग्जाम होता है। आई हैव अटेंडेड द एग्जाम। वाह, अब हसीब साहब हमारे बीच हैं, उन्होंने ये एग्ज़ाम अटेंड किया। तो आज के सेशन में अब आप सभी साथियों को मैं बता दूं कि 18 दिसंबर 2022 को एग्जामिनेशन हुआ था। शायद कई साथी इस बैंक का नाम भी नहीं जान रहे होंगे। इलाकिया देहाती बैंक है, ये ग्रामीणा बैंक है ना। यहाँ पर देखिए एक साथी हैं अब हसीब साहब, है ना। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है हसीब साहब? माइक्रोफोन ऑन कर पाएंगे? हाँ सर, हाँ सर। अरे वाह, कैसे हैं आप, कैसे हैं बताइए, हालात कैसे हैं वहाँ के? सर बढ़िया, हालात भी ठीक है। क्या बात है। थोड़ा कहाँ पर हैं आप अभी, कश्मीर में कि जम्मू में? सर कश्मीर में है पोस्टेड। अरे वाह, क्या बात है। कश्मीर, कश्मीर में पोस्टेड हैं। हाँ और सर। आप बहुत कम समय पहले ही जुड़े थे हमारे इसमें, है ना। हाँ, कम ही टाइम हो गया। कम टाइम, एक हफ्ता तकरीबन हुआ था। अरे वाह। आप 13 तारीख से। हम तो हाँ, 10 दिन हो गए। हम तो कोशिश करेंगे कि संडे को ना आपको जूम मीटिंग में ही देख लिया करेंगे, तो आप कश्मीर दिखा देना। है तो ये देखो वसीम अहमद जी हैं और ये नितिन पटेल हैं, और हमारे साथ जो ये सब जो छोटे भाई लोग हैं, सब लोग हम लोग कश्मीर देख लेंगे, है ना। अभी तो आप घर के अंदर हैं। तो जब अभी संडे वगैरह होगा ना, जब बाहर जाएंगे तो एक बार वीडियो ऑन कर लेना, तो हम लोग वहाँ के नज़ारे और वहाँ के जरूर। सितारे हम सभी प्यारियों प्यारे भाइयों को दिखा देंगे। अच्छा रहेगा। हाँ, सही रहेगा। तो क्योंकि हसीब आज के जी, दिन से अभी बर्फ नहीं हुआ। तो बर्फ नहीं। एक्चुअल में यहाँ पर ज्यादा विजिटिंग सीजन होता है मार्च टू अक्टूबर। ओके। जब बर्फ होगा तो मैं दिखा दूंगा। अरे वाह वाह वाह, हम लोग के लिए तो ऐसे ही दिखा दोगे तो हम लोग प्रसन्न हो जाएंगे। ये देखो नितिन पटेल खुश हो गया अभी, है नाम सुन के कश्मीर का। क्यों? इसके लिए, इसके पीछे का मकसद मैं बताता हूँ। कि जब कश्मीर का नाम आता है ना, तो हम बचपन से जब से पैदा हुए हैं तब से क्या सुनते आ रहे हैं वसीम भाई, क्या सुनते आ रहे हैं? स्वर्ग है, जन्नत है। वाह, क्या मतलब। भारत के जो मस्तक है ना वो कश्मीर है। हर अच्छा चीज सुने, सुने है ना। हर अच्छी हाँ चीज सर। सुने हुए हैं, देखे नहीं है। बिलीफ सिस्टम तगड़ा है। कि पड़ोसी ने कहा, भाई ने कहा, न्यूज में आया। जो कोई गया, 95% लोग नहीं गए होंगे, लेकिन सुना कैसा है? शानदार सुना है, एकदम एक्सीलेंट। ऐसा सुना है कि उसके जैसा कोई जगह ही नहीं है। तो इसीलिए वो जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया है ना, तो उसका नाम सुनते ही सब चीज अच्छा लगता है। मेरी आवाज सही तरीके से पहुंच रही है आप तक? हाँ, क्लियर आ रहा है। बढ़िया तरीके से पहुंच रही है। तो अब हसीब जी आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो एग्जामिनेशन पिछले संडे को हुआ था, और वैसे जो हाँ सवाल सर। आपने भेजा है उसमें से तो 80% सवाल ऐसे हैं जिन जो रिकॉल क्वेश्चन में से आए हैं, पूरे रिकॉल क्वेश्चन में से आए हैं। हाँ हाँ, तकरीबन रिकॉर्ड जो भी ग्रामीण बैंक है, जैसे उत्कल ग्रामीण बैंक है, यूपी के भी बहुत सारे बैंक है, उन्हीं के रिकॉर्ड है। रिकॉल क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत सारे। तो हाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने साझा किया था या आपके लॉगिन सेक्शन में है, उनमें से तो सारे 80% में देख रहा हूँ। 80 के 85% हाँ हूबहू आया हुआ है। हाँ, तकरीबन तो वही है 80%। चलो, तो आप बहुत कौन, आपका तो मेरे मुझे विश्वास है कि आपका सिलेक्शन जरूर होगा। थोड़ा इंटरव्यू के हाँ लिए हम अलग से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दे देंगे। हाँ, इंटरव्यू तो अब एक्सपेक्टेड है 10-20 दिन में हो जाएगा इंटरव्यू भी। ओके, बहुत बढ़िया। तो अल हसीब साहब, आपसे इजाज़त लेके हम ये क्वेश्चन साझा करते हैं, आप भी पार्टिसिपेट रहिए।
सवालों पे चर्चा करेंगे। ओके। और हमारे साथियों, ये जो सवाल आए हैं इनसे हमारे साथियों का हौसला अफजाई होगा। उनको एक पता चलेगा कि कैसे कैसे सवाल जो हैं, अभी 18/12 अभी मतलब समझ लीजिए पिछले संडे को ही एग्जामिनेशन हुआ था, हाँ और कैसे सवाल आए थे, इसमें क्या उनका साहस बढ़ेगा और तैयारी के प्रति उनका रुझान बढ़ेगा। तो चलिए मैं साझा करता हूं पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। तो ये हमारे देखिए एक साथी जो है जगे हुए थे कश्मीर से, और उन्होंने जो है जैसे ही लिंक गया तो वहां से कनेक्ट हो गए। तो वो तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, है ना। हाँ। तो ये हम अभी जो है साथी जो है उनके साथ हम लोग साझा कर रहे हैं ये स्क्रीन, और सवालों पे चर्चा करेंगे। आपके बैंक का क्या नाम है, थोड़ा बता दीजिए लसीब जी। इलाकाई देहाती बैंक सर। इलाकाई देहाती बैंक। हाँ, ये नाम भी कठिन है। और बेसिकली हाँ, कितने डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये काम कर रहा है अभी? ये कर 13 रहा है डिस्ट्रिक्ट। 13 डिस्ट्रिक्ट। 13 डिस्ट्रिक्ट में। हाँ, और ये जम्मू में भी है कि कश्मीर में भी है? दोनों, जम्मू में भी है, कश्मीर में भी। अच्छा, और टोटल ब्रांचेस कितने होंगे? 113। ओके। 110 3 एक्सटेंशन काउंटर। हाँ, 3 अच्छा, एक्सटेंशन। 110 हैं ऐसा बोल रहे हैं? हाँ, 110 प्लस 3 एक्सटेंशन काउंटर्स। ओके ओके, चलिए। तो हम लोग जो है सवालों पे चर्चा करते हैं, और सवालों पे चर्चा करते करते हम लोग को पता चलेगा कि कैसे कैसे सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में आए थे। और एक सेकंड, ये स्लाइड। SBI स्पॉन्सर है सर। हम्म, क्या स्पॉन्सर है ये? स्पॉन्सरशिप, हाँ हाँ, स्टेट बैंक का स्पॉन्सरशिप है सर। स्टेट बैंक का स्पॉन्सरशिप है। हाँ सर, ओके, SBI। एसबीआई का है। चलो हाँ बहुत सर। बढ़िया। तो अभी चलते हैं, इस सवालों पे चर्चा करेंगे। और ये सवाल अभी 18 दिसंबर 2022 को मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चंस है हमारे 2-3 साथियों ने दिया। सबसे पहले ये अल हसीब, अब हसीब साहब, आपका नाम अब हसीब है ना, क्या अल हसीब है? अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब अब्दुल फुल हसीब। नेम। ओके, आपका, हाँ हाँ। बाकी यहाँ पर ऐसा नाम आ रहा है स्क्रीन पर, है ना, अब्दुल हसीम साहब। हाँ। तो ये 18/12/2022 को ये मेमोरी कलेक्टेड क्वेश्चन था। तो 2-3 साथियों ने साझा किया। वैसे तो काफ़ी सवाल यहाँ पर दिए हैं, और पूरे 85% जो है 90% रिकॉल क्वेश्चन से सवाल आए हैं। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये देखिए। पहला सवाल पूछा गया, व्हाट इज द करेंट रेट ऑफ MSF एज पर RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये पूछा गया है भारतीय रिजर्व बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हिसाब से वर्तमान में जो पॉलिसी नीति दर है, उस दर में जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के आधार पर जो रेट कितना है ये पूछा गया है। तो जो साथी हैं चैट बॉक्स पे, बिल्कुल शंकर जी और बाकी साथी जो हैं चैट बॉक्स पे टाइप कर रहे हैं। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ऐसा पॉलिसी रेट्स है, जब भी बैंकों को पैसे की जरूरत होती है तो वो कहाँ जाते हैं हसीब साहब? RBI के पास जाते हैं। और जब RBI के पास जाते हैं तो अलग अलग तरह के पॉलिसी रेट्स हैं। अगर ओवरनाइट लेंडिंग करनी है तो अलग रेट है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए करनी है तो अलग रेट है, थोड़े लॉन्ग टर्म के लिए करनी है तो अलग रेट है। तो यहाँ पर जो रेट पूछा गया है ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये ओवरनाइट लेंडिंग की जाती है इसमें। जब भी बैंकों को लिक्विडिटी क्रंच होता है, पैसे की अत्यधिक आवश्यकता होती है सडनली, तो RBI के पास जाते हैं और वो पैसे उधार पर लेते हैं। तो इसमें जो रेट होता है उसके ऑप्शन दिए गए हैं, और ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ये रेट जो है अभी वर्तमान में ये 6.50 हो गया है। 6.50 हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो बैठक होती है हर 2-2 महीना में होती है, लेकिन जिस समय एग्जामिनेशन हुआ था उस समय 6.15 था, है ना। एग्जामिनेशन से नहीं, ये एग्जामिनेशन के समय भी 6.50 हो गया था, क्योंकि अभी 7 दिसंबर को ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई थी। तो आप जो हैं
अगर करंट मॉनेटरी जो पॉलिसी की बैठक देखेंगे, इसमें पॉलिसी रेट्स आपको याद रखना है और पॉलिसी रेट के साथ साथ रिजर्व रेट्स याद रखने हैं। और ये हमेशा 2-2 महीना में बदलता है, क्योंकि आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो बाई मंथली होती है। और यहाँ पर जो करंट रेट अभी जो चल रहे हैं वो देखिए, पॉलिसी रेपो रेट जिसमें बढ़ोतरी की गई है 6.25 है, और जो पूछा गया था मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.50 है, बैंक रेट 6.50 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बढ़ा दिए गए हैं, क्योंकि मार्केट से पैसा जो है ज़्यादा है, वहाँ पर कम पैसा ले जाना है, इसलिए ये रेट बढ़ा दिए गए हैं। और अगर कैश रिजर्व रेशियो की बात करें तो 4.50% है, और जो स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो की बात करें तो 18% है। तो सीआरआर में भी बढ़ोतरी हुई है 0.50 की, जो इस बैठक के पहले वाले बैठक में ये बढ़ोतरी हो चुका था। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखना है, रेपो रेट 6.25%, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.00%, और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट 6.50, बैंक रेट 6.50 और रिवर्स रेपो रेट 3.35। हाँ विजय जी, ये स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट क्या है विजय रजक जी? विजय जी, ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है ये क्या है? हाँ नमस्कार सर। नमस्ते जी, याद आ रहा है कुछ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट? याद नहीं आ जैसे पा रहा सर। बैंकों के पास पैसा ज्यादा हो गया, पैसा ज्यादा हो गया, बैंकों के पास लैंड नहीं कर पा रहे हैं, तो बैंक क्या करती है? आरबीआई को दे देती है, बराबर? ठीक है, आरबीआई को दे देती है। तो आरबीआई क्या बोलता है कि भाई मैं 3.35% दूंगा, और इस वादे के साथ मेरे पास रखिए कि कुछ समय बाद फिर आप ले लेना। गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोलेटरल रखना। बैंकों के पास जब ज्यादा पैसा होता है तो आरबीआई जो है वो आरबीआई के पास बैंक रखती है, मतलब आरबीआई बैंक से उधार ले रही है, समझ लो उसका जो है आरबीआई बैंकों से पैसा ले रही है। तो बैंकों से जब पैसा ले रही है, बैंक आरबीआई को पैसा दे रहे हैं, मतलब आरबीआई क्या करेगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिख के देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लिख के देगा, कोलेटरल गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, और इस वादे से कि कुछ देर बाद वो वाकई उसको रीपरचेस कर लेगा। तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा हो गया तो बैंक डायरेक्टली आरबीआई के पास जाके जमा कर देंगे बिना कोलेटरल के, तो उसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6% है। आरबीआई कहता है कि अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप अगर पब्लिक को लोन नहीं दे पा रहे हो तो आप मेरे पास रख दीजिए, लेकिन कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैं नहीं दूंगा, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देगा, तो वो 6% देगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल लोगे, बैंक कोलेटरल लेगी ना। विजय जी बात समझ रहे हैं ना? जैसे आप बैंक हो, क्या हो विजय जी? आप बैंक हो, बैंक। आपके पास ज्यादा पैसा हुआ तो आप आरबीआई को पैसा दोगे, बराबर है? तो आरबीआई को दोगे, आरबीआई को बोलोगे कि हमको कुछ सिक्योरिटी दो सर, कोलेटरल होना चाहिए ना, आप नहीं दिए तो हम उसको बेच के हम पैसा ले लेंगे, बराबर है शंकर जी? मतलब बैंक बोलती है कि हमको कुछ सिक्योरिटी दीजिए, तो आरबीआई वहाँ सिक्योरिटी देता है, उसको बोलते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी कोलेटरल में। तो उसमें 3.3% रिटर्न देगा आरबीआई, लेकिन अगर बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के है तो स्टैंडिंग फैसिलिटी, मतलब बैंकों के पास अगर सरप्लस पैसा है आरबीआई के पास जमा कर देंगे तो वो जो रेट मिलेगा उसको बोलते हैं स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी विदाउट ट्रांजेक्शन ऑफ कोलेटरल, बराबर है? चलिए, अब अगला जो आपको याद रखना है, सीआरआर याद रखना है 4.50, क्योंकि इसमें तब्दीली हुई है, तो ये आप याद रख लीजिए। अगला सवाल आपका सवाल आया है, ये शंकर जी पढ़िए सवाल जरा, एकदम शानदार आपके लिए सवाल आया है, तो पढ़ो 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 जल्दी पढ़ो। व्हाट इज द प्रीमियम ऑफ प्रधानमंत्री उत्तर नहीं बताना जेजेबीवाई बस, पीएमजेजेबीवाई? उत्तर नहीं बताना बस, आपको पता ही है, बस पढ़ लो, ऑप्शन पढ़ लो। यस सर। RS20, RS330, RS436 और RS12। हाँ जी, तो ये क्या पूछा है शंकर जी? ये पूछा है सर, जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम कितना है? ओके, तो अभी क्या हो रहा है कि आने वाले सभी प्रमोशन एग्जाम में इससे जुड़े हुए सवाल एक रहेगा, क्योंकि प्रीमियम रिवाइज्ड हुआ है इतने सालों बाद, जब ये योजना आई थी उसके बाद प्रीमियम रिवाइज हो गया हुआ है, तो ये मान के चलिए आरआरबी के लिए तो मैंडेटरी है, ये सवाल आएगा।
तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें लाइफ कवर किया जाता है 2 लाख का मैक्सिमम, उसका प्रीमियम जो है बढ़ाकर, सभी साथी टाइप कर रहे हैं, सभी को जो है सेशन देख लिए हैं, सब जो है बढ़िया जवाब दे रहे हैं। कोई 20 रुपए भी दिए हैं कविता जी, लेकिन 20 रुपए जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। तो कई बार शंकर जी हड़बड़ी में ये भी गड़बड़ी हो सकता है कि Yes, हम sir. ये लिखा तो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, लेकिन हमारे जो है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के भी तो 20 रुपए बढ़ा है, तो उसमें भी ठीक हो सकता है कई साथियों का। तो ये ध्यानपूर्वक पढ़ लेने का ऐसे सरल सवालों का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल, हाँ जी, ये पढ़िए जरा, नितिन पटेल जी क्या लिखा, पढ़िए जरा। ये एकदम पॉपुलर सीरीज का सवाल है। पटेल जी क्या लिखा है, पढ़ो तो। शंकर जी पढ़िए जरा, क्या लिखा है। हाँ, What is the endorsement? हाँ, एंडोर्समेंट क्या है ये पूछा गया, और ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। इंडोर्समेंट के लिए सवाल पूछा गया, जब भी किसी चेक के पीछे सिग्नेचर कर दिया जाता है और उसके ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया जाता है, निगोशिएट कर दिया जाता है, किसी दूसरे को भुगतान के लिए आदेशित कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। साइनिंग इन द बैक साइड ऑफ चेक फॉर द नेगोशिएशन ऑफ द अमाउंट इज कॉल्ड इंडोर्समेंट। किसी चेक के पीछे इस उद्देश्य से साइन कर देना कि इस चेक के राशि का भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति को कर दिया जाए, इसको बोलते हैं इंडोर्समेंट। तो ये पॉपुलर सीरीज का सवाल है। ये देखिए यहाँ पर जितने सवाल भी हैं, सारे सवाल जो हैं वो किससे पूछे गए, रिकॉल क्वेश्चन से पूछे गए। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग। वाह अरे वाह, ऐसे सवाल आएंगे तो हमारे ये शंकर जी ना एग्जामिनेशन छोड़ के आ जाएंगे। हो गया सर, रहने दीजिए, कहाँ कहाँ है, कहाँ फालतू आपसे पढ़ रहा था साल भर है। मैं तो पागल था जो आपसे साल भर रात रात भर जग के नींदें खराब करी। उससे अच्छा होता कि हम हम चांद से बातें करते रहते, लेकिन क्या फायदा हुआ आपसे पढ़ के। बोले सवाल यही आए, लेकिन कोई बात नहीं, सवाल ऐसे ही आएंगे, चाहे मेरे साथ पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो। लेकिन पढ़ेंगे तो ये फायदा होगा कि दूसरे सवाल आएंगे तो भी उसको कर लोगे, और नहीं पढ़ेंगे तो ये सवाल तो कर ही लोगे। तो जनरल क्रॉसिंग कितना इजी सवाल है। जनरल क्रॉसिंग क्या होता है, किसी भी चेक के फेस में 2 ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन अगर खींच दिए गए हैं, वसीम अहमद जी ने देखो पहले ही लिख दिया है, 2 पैरेलल लाइन इन द कॉर्नर ऑफ चेक, तो वो कॉर्नर अपने चेक के फेस में कहीं भी कर दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं जो है जनरल क्रॉसिंग। जनरल क्रॉसिंग हो जाने से उसका जो भुगतान है नगद नहीं किया जाएगा, ये बात कही गई है। तो क्रॉस चेक के बारे में ये सवाल पूछा गया, जनरल क्रॉसिंग क्या है, किसी भी चेक के फेस पर 2 पैरेलल ट्रांसवर्स लाइन खींच दिया गया तो उसको बोलते हैं जनरल क्रॉसिंग। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, विजय जी इसको पढ़िए जरा, क्या लिखा है पढ़िए तो। ये क्वेश्चन को पढ़िए, ऑप्शन तो बहुत सारा दे दिया हमने। check bearing a date prior to the actual date of signing the check of opening of an account is called। हाँ, इसको मैं समझा देता हूँ। अगर आपके पास एक चेक प्रेजेंट हुआ, अभी ये हमारे विजय रजक जी काउंटर पे बैठे हैं, एक चेक इनके पास प्रेजेंट हुआ, तो चेक प्रेजेंट होते ही आप क्या करते हैं, इसमें साइन करो बोलते हैं, साइन करो बोलते हैं ना। तो जिस समय साइन कर रहा है, आज साइन कर रहा है, लेकिन चेक पर जो डेट पड़ी है आज से 1 महीना पहले का पड़ी है, 1 महीना पहले की चेक डेट पड़ी है, तो अभी तो वैलिडिटी पीरियड में है क्योंकि 3 महीना तक वैलिड होगा। तो ऐसे चेक को क्या कहा जाता है, विजय जी क्या बोलेंगे। ये तो इतने सारे चेक हमने ऑप्शन दे दिया, बियरर चेक, ऑर्डर चेक, एंटीडेटेड चेक सर, ओपन चेक, पोस्ट डेटेड चेक, एंटी चेक है ना, एंटीडेटेड चेक, एंटीडेटेड चेक सारा। तो ये क्या होगा, एंटीडेटेड चेक। कल पढ़ाया था सर, हाँ जी, कल पढ़ाया था आपने। ओके ओके, बहुत बढ़िया। तो ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए नितिन पटेल जी काउंटर पर हैं और आज कल खाता खोले हैं किसी ग्राहक का, और वो ग्राहक जो है फिर अगले दिन चेक लेके आ जाता है और उस चेक पर 1 महीना पहले की तारीख लिख देता है, भले ही खाता कल खुला है, उसका भुगतान करेंगे कि नहीं करेंगे। कर देंगे सर, भुगतान कर देंगे। करेंगे सर, कर देंगे, है ना। ये नितिन पटेल जी तो गुस्सा होकर भगा देंगे, जाओ भाई अभी कल तो खाते खोले और डेट पहले का डाल दिया। कर देंगे क्योंकि वो एंटीडेटेड चेक हो गया, ठीक है, कर देंगे। लेकिन सिर्फ कर देंगे में यस मत करना, कर देंगे यदि बाकी ऑर्डर चीजें में हो तो।
विल बी पेड इफ इन ऑर्डर, मतलब और भी ऑर्डर होनी चाहिए, खाते में पैसा होना चाहिए। हैं, सब नितिन पटेल जैसे गोंटिया थोड़ी ना है कि खाते में पैसा नहीं है तभी पास कर देगा, भले खुद भर देगा लेकिन ले जाओ भाई, है ना। तो वैसा नहीं। तो एक होता है एंटीडेटेड चेक। और नितिन पटेल जी, एक चेक लेते हैं हम लोग, लोन देते हैं ना, पर्सनल लोन देते हैं, गाड़ी लोन देते हैं, तो हम लोग सेफ्टी वाइज एक चेक ले लेते हैं। वो चेक को कौन सा चेक बोलते हैं जिसमें आने वाले महीने का डेट रहता है जब वो हुआ नहीं है? पोस्ट डेटेड चेक सर, पोस्ट पोस्टेड डेटेड चेक। चेक, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक, हाँ, वो ज्यादा क्यों लेते हैं? ज्यादा इंस्टॉलमेंट के लिए सर, इंस्टॉलमेंट रिकवरी के लिए रीपेमेंट के सर। लिए। ज्यादा इसलिए लेते हैं क्योंकि Installment। मल्टीपल इंस्टॉलमेंट रहता है, और वो चेक जो है उस अगर डेट डाल दिए तो एक्सपायरी हो जाता है, एक्सपायरी हो जाता है ना। और जब आप चेक में राशि डालेंगे ना तो जी। उतना ही डाल सकते हैं जितना जो है उसका ड्यू होगा, इसीलिए वो हम लोग ज्यादा लेते हैं। और जी। अगर कम लेंगे तो अगर आज अगर क्लेम कर रहे हैं, धारा 138 लगाएंगे, उसमें चेक बाउंसिंग का केस लगाएंगे, तो आज मान लीजिए 3 किस्तें ड्यू हैं तो 3 किस्तें ही लगा पाएंगे, जबकि बाद में फिर तो चेक देगा नहीं, इसलिए हम ज्यादा चेक लेते हैं। और उस अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये तो जान गए, ये है एंटीडेटेड चेक। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है ना? पटेल जी पढ़िए जरा, क्या सवाल है? What is the full form of CKYCR? वाह, तो क्या उत्तर होगा इसका? CKYCR का फुल फॉर्म हाँ, तो क्या होगा फुल फॉर्म? सेंट्रल केवाईसी रजिस्टर। ये इस साल बहुत पूछ रहा है, सभी ग्रामीण सेंट्रल बैंक में यही केवाईसी सवाल पूछ रहा है। रजिस्ट्री। इस फाइनेंशियल ईयर का ये 5वां बार है सवाल CKYCR का फुल फॉर्म पूछ रहा है। पांच बैंक में ये पूछ लिया 1 अप्रैल से लेके। तो सेंट्रल KYC रजिस्ट्री इसका फुल फॉर्म है। अब अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, राजू नयन जी पढ़िए जरा, सवाल को पढ़िए। On maturity payment of FDR can be made in cash to the customer of rupees. ओके, मैच्योरिटी के वक्त सर FDR कितने कैश पेमेंट कितने रुपए तक कर सकते हैं सर? हाँ, तो कितने रुपए तक कर सकते हैं? 20,000 रुपए तक सर। 19,999। 20,000 रुपए तक। हाँ, मतलब ये 20,000 से कम होना चाहिए, है ना? ये लेस देन हाँ, 20,000 से कम होना चाहिए। तो अब 20,000 से कम कस्टमर, जी। ये लिखा है ना, पेमेंट ऑफ FDR कैन बी मेड इन केस ऑफ कस्टमर लेस देन ₹20,000, है ना? ये एकदम नितिन पटेल जी एकदम हड़बड़ा गए हैं, 20,000 कैसे कर देंगे भाई, 20,000 से कम ही करेंगे हम तो, है सर पढ़ाए बोले, है ना। जहां 20,000 हुआ उसको खाते में देंगे, या तो उसको बोलेंगे कि DD दे रहे हैं, चेक के माध्यम से दे रहे हैं। तो कई बार ऐसा आएगा सवाल, जैसे भी राजीव नंदन जी ने पढ़ा सवाल, एग्जाम क्वेश्चन में अगर अप टू रुपीज दें तो 20,000, वो कंफ्यूजन में ऐसे सवाल में आता है 1-2 बार। तो मैंने देखा है कि मॉक टेस्ट में भी ऐसे लिखा है, तो 20,000 होगा तो टिक कर लीजिएगा। और लेस देन 20,000 होना चाहिए। जहां 20,000 हुआ तो इनकम टैक्स रूल कहता है कि वहां पर अकाउंट में होना चाहिए। हाँ जी सर, ऑप्शन में 19,999 आएगा तो हाँ, किसको लगाएंगे? वो टिक लगा दीजिएगा 19,999 में। तो फिर 19,999 में ही मारना होगा सर। हाँ यस, 19,999 आया तो फिर तो उसी में ही टिक लगाना है। और यहाँ लेस देन देगा तो फिर 20,000। तो ज्यादातर जो है ये 20,000 वाला पूछता है। और अगर इसमें रेशियो डिवाइड करें तो 80 बार 20,000 का पूछेगा, और ये पूछता है कि 20,000 कितने रुपए तक के हैं, उसका कैश भुगतान नहीं किया जा सकता, तो ये 20,000 है ना। तो ज्यादातर 20,000 पूछता है और 20 बार। सर अगर 20,000 के साथ सर ऑप्शन में अगर रहे इनमें से कोई नहीं सर, तो उसमें क्या किया जा सकता है? इनमें से कोई नहीं। ओके सर, ठीक है। थैंक यू। अब कहीं से भी घुमा ले आप तो एकदम मार ही लोगे सांप को, है ना। अब तो वो सांप पकड़ने का विद्या सीखी, कहीं से भी घुमा ले थोड़ा बस। सब विद्या आप ही का सिखाया हुआ है सर। हाँ, तो वो क्या है, सांप कहीं से भी आए पकड़ ही लोगे उसको, है ना। चलिए अगला सवाल देखिए, फेमस सवाल है। द डिमांड ड्राफ्ट ऑफ रुपीज हाउ मच एंड अबव इज टू बी इशूड थ्रू द पेमेंट शुड बी बाय द चेक और अकाउंट ओनली। ये भी देखो कैसा पूछा गया है सवाल पूछा गया है कि कितने रुपए का अगर DD जो है इशू करने के लिए आपकी शाखा में आता है तो
उस 50,000 DD का पेमेंट जो है कैश में नहीं लिया जा सकता है, सीधे अकाउंट के थ्रू या चेक के थ्रू लिया जा सकता है। तो इसको भी बहुत घुमा 50,000 सवाल पूछता है। 50,000 एंड अबव। तो यहाँ पर है 50,000 या 50,000 से ज्यादा का अगर कोई DD है तो हम क्या करेंगे कि उसको बोलेंगे भाई कि कैश में नहीं लेंगे। तो अगर अगर मान लीजिए नितिन पटेल जी, कोई ग्राहक ऐसे 49,000 के बहुत सारे DD मल्टीपल बना रहा है, तो इसका मतलब क्या क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? इसको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में रिपोर्ट करेंगे, बराबर। क्योंकि अब वो 49,000 बता रहा है, मतलब अपनी KYC छुपाना चाह रहा है ना, कैश में बना रहा है। तो इस सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में एक बार रिपोर्टिंग हो जाएगी, उसको उसको बोलेंगे भैया आप नहीं बनाएंगे, KYC दो, आप पूरा KYC दो, आप 49,000 के ज़्यादा नहीं बना सकते, आप खाता खोलो, नहीं तो फिर हम ये नहीं बनाएंगे, और नहीं तो सस्पिशियस रिपोर्ट करेंगे। तो सस्पिशियस रिपोर्ट करने के लिए क्या होगा, कैसे करेंगे शंकर जी, ऐसे केसेस में सस्पिशियस रिपोर्ट कैसे करेंगे? के साथ 3 के अंदर। अच्छा, हमारे अभिषेक जी, करेंगे सर 7 दिनों के अंदर। हाँ ऐसे केसेस में कहा गया है कि मान लीजिए कोई कस्टमर ऐसा बार बार 49,000 का बना रहा है, तो कोई अधिकारी विजिट में जाएगा, उसके बारे में पता करेगा, उसके बारे में डाटा इकट्ठा करेगा और फिर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है शंकर जी, हम क्या Yes, करेंगे, sir. शंकर जी को भेज देंगे, शंकर जी जाओ यार आज आपकी छुट्टी। तो बोले खुश हो जाएंगे, कहाँ जाना है? अरे छुट्टी, बोले नहीं, हो जाओ पता करो ये नितिन पटेल कहाँ से पैसा लाता है, उसका थोड़ा इंक्वायरी करो। तो वो पता करेंगे। तो अभिषेक कुमार जी कह रहे हैं कि उन्होंने भी सवाल भेजा है, वहाँ अभिषेक जी ने बहुत सारे सवाल भेजे हैं, वो भी इलाकिया देहाती बैंक हैं, और वो सवाल जो है अभी उन्होंने साझा किया है, बहुत बढ़िया। तो उनका भी धन्यवाद करते हैं। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए ये सवाल भी बड़ा पॉपुलर सीरीज का सवाल है। क्या सवाल पूछा है, हु इज द रिफाइनेंस एजेंसी ऑफ RRBs है, इसको तो नाबार्ड। बता देंगे है ना, कौन है नाबार्ड। विजय जल्दी? रिफाइनेंस ना एजेंसी ऑफ RRB क्या है? वो है नाबार्ड। क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट। आप लोग के इंटरव्यू में एक अधिकारी कौन रहते हैं बताइए? नाबार्ड से रहते हैं सर, एक स्पॉन्सर नाबार्ड बैंक से से, रहते हैं, नाबार्ड से। एक अधिकारी रहते हैं स्पॉन्सर बैंक से, फिर आपके बैंक से रहते हैं, है ना। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है ना, ये सुपरविजन रेगुलेटरी अथॉरिटी है RRB के लिए। क्यों? क्योंकि ये RRB को रिफाइनेंस करती है। और नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्चुअल में ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण एरिया में जितने भी लोग हैं उनके आय में सुधार हो, उनके जीवन स्तर में सुधार हो, इसके लिए बैंकों को सलाह दिए जाते हैं कि आप ग्रामीण एरिया में काम करें। तो ग्रामीण एरिया में कौन काम करते हैं? RRB करते हैं। इसीलिए नाबार्ड उनको मदद करती है, रिफाइनेंस करती है कि मैं फाइनेंस कर रहा हूँ, इसमें जो है गरीब जो लोग हैं उनका आय को बढ़ाइए, वहां पर फाइनेंस करिए। चलिए अगला सवाल है, बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है ना पटेल जी, हु इज द नोडल एजेंसी ऑफ PMEGP? PMEGP का नोडल एजेंसी कौन है? KVIC सर, KVIC। हाँ, नोडल एजेंसी PMEGP का है खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, ये है नोडल एजेंसी है। तो ये जो है पॉपुलर सीरीज का सवाल है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जो भी साथी बोल रहे थे कि सर हमारा तो 60 सवाल में से 54-55 सवाल तो आप पूरा पूरा सही गए हैं, 4-5 सवाल में ही डाउट है, जिसमें फिगर वगैरह, बिजनेस फिगर वगैरह पूछ लिया था, उसमें गलती हुआ था। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन एक नोडल एजेंसी है जो PMEGP से जुड़े हुए उद्योग धंधों को स्थापित करने के लिए जो युवा एंटरप्रेन्योर हैं उनकी ट्रेनिंग, उनके इम्प्लीमेंटेशन और उनको जो सस्टेनेबल बैंक फाइनेंस प्रदान करने में पूरी कार्रवाई को देखती है। तो नोडल सब्सिडी प्रोवाइड करना है और बैंक से तालमेल करना, तो ये हु इज द नोडल एजेंसी, इसको बोलते हैं KVIC। अब बात करते हैं, ये देखो ये सवाल पूछ दिया, इलाकिया देहाती बैंक का टोटल डिपॉजिट कितना है 31 मार्च 2022 का। तो जब भी बिजनेस फिगर पूछा जाता है, अगर ग्रामीण बैंक की बात करें तो पूरा पूरा 31 मार्च 2022 को पूछा जाता है, और अगर नेशनलाइज बैंक की बात करें तो आपका तत्कालिक भी पूछता है और मार्च का भी पूछता है।
तो इसलिए दोनों फिगर वहां देखने हैं। लेकिन ज्यादातर उसमें नेशनलाइज बैंक में क्वार्टर का नहीं पूछता, हाफ ईयर का पूछेगा या तो फुल ईयर का पूछेगा। तो हाफ ईयर मतलब जैसे सितंबर क्लोजिंग में जो फिगर आया उसको जानना है। और अभी आईबीपीएस ने एक ट्रेंड क्या निकाला है शंकर जी, वो एग्जैक्ट फिगर नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है किस रेंज में आते हो आप। जैसे देखो यहाँ पर इनसे पूछा गया, तो ये ऐसा पूछा गया कौन से रेंज में आपका डिपॉजिट है, मतलब लोगों ने आपके बैंक में टोटल डिपॉजिट कितना किया और वो डिपॉजिट जो है किस रेंज में आता है। मतलब वो अगर मान लीजिए 31 मार्च का है तो अभी तो इस बीच में हो गया होगा, इतना बढ़ोतरी हो गया होगा, है ना, 10% 5% बढ़ोतरी हो जाता है, इसलिए रेंज में पूछता है। तो आप उठा के देख लीजिएगा, अभी का भी इसके आसपास होता है। बराबर है, इसके पीछे का साइकोलॉजी कि वो रेंज में पूछता है इससे लेके यहाँ तक। तो ये इलाकिया देहाती बैंक का बिजनेस फिगर में से टोटल डिपॉजिट पूछ लिया। तो टोटल डिपॉजिट है 1251 से 1300 करोड़ के बीच में। और एग्जैक्ट क्या है तो फिर उनका बैलेंस शीट देखना पड़ेगा, या जो साथी जानता होगा वो जानते होंगे, जैसे अब्दुल हसीब साहब जानते होंगे, अभिषेक जी भी जानते 1297 1297 अभिषेक जी जुड़े हैं यहाँ पर। बिल्कुल सर 1297 है सर। अरे वाह, देखिए 1297 है। तो ये ट्रेंड जो है इसी साल देखा जा रहा है कि रेंज में पूछ रहा है। तो अभिषेक जी आपके तो सारे सवाल सही हो गए होंगे। जी सर। बहुत बढ़िया। अब लेकिन एक यहाँ जो पर सवाल हाँ जी। सर आपने एक सवाल जो दिया ना शुरू में, तो उसमें क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक कोई व्यक्ति है, वो अकाउंट खोला आपको 12 तारीख को, चेक दे दिया है 30 तारीख को, बंदा प्रेजेंट हो गया कैश लेने के लिए 16 तारीख को, तो उस चेक को क्या कहते हैं? हाँ, केस स्टडी दे दिया उसने, है ना। जी सर। तो उसमें मोस्टली ये एंटी डेटेड चेक नहीं थी, तो मैंने पोस्ट डेटेड चेक मारा था। अच्छा, तो पोस्ट डेटेड चेक कैसे हो सकता है वो, क्योंकि वो चेक ऑप्शन में अगर आज प्रेजेंट किया और उस चेक में जो तारीख है वो अगले महीने की हो तो पोस्ट डेटेड होगा। लेकिन आज प्रेजेंट किया लेकिन चेक में जो पड़ी तारीख है वो पिछले महीने की है तो उसको एंटी डेटेड कहते हैं। नहीं, पिछले महीने की नहीं सर, नेक्स्ट 30 डे, मतलब नेक्स्ट 30 तारीख का। आज जैसे 16 तारीख है तो 30 हाँ, तारीख की चेक लेकर चला। आज 16 तारीख है तो 10 तारीख की चेक लेके चला और है। वो 30 की चेक लेकर, नहीं 30 तारीख 30, आज सपोज 16 करो सर तारीख है। 16 दिसंबर है हाँ, तब तो पोस्ट और डेटेड 30। चेक होगा फिर, तब तो सही हो आप, जी सर। है ना। जी जी, क्वेश्चन यही था। हाँ, तब तो सही हो आप। अगर आज आज वो आज है आपका, तारीख हो गया आज 23 दिसंबर, ठीक। 23 दिसंबर को आज बैंक में हो आप, और ग्राहक आया और उसके हाथ में जो चेक रखी है, चेक में तारीख 30 तारीख है, तो कौन सा चेक होगा वो, पोस्ट डेटेड चेक। तो उस सवाल जी को सर। समझ, सवाल क्या लिखा था, क्योंकि सवाल तो ऐसे टुकड़े में भेजा था, है ना, साथी ने, तो तो हम सवाल लोग ऐसे ही था। जी जी। ओके, बहुत बढ़िया। अगर आज की तारीख पर आपके सामने आया है वो व्यक्ति और उसके हाथ में चेक आज से बाद के तारीख का है तो पोस्ट डेटेड चेक। आज की तारीख पर आपके सामने आया है ग्राहक और उसके हाथ में जो चेक पड़ी है उसमें तारीख आज से पहले की है तो उसको एंटी डेटेड चेक। इन दोनों में से पास किसको करेंगे अभिषेक जी, दोनों चेक में से पास किसको करेंगे, आज पेमेंट किसका देंगे। सर एंटी डेटेड को करेंगे। एंटी डेटेड, बराबर सही हो आप, है ना। बहुत बढ़िया। चलिए आप आगे चलते हैं, अगला सवाल है, ये पॉपुलर सीरीज का सवाल देखिए पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीगल एक्शन फॉर एनपीए रिकवरी टूल्स। एनपीए रिकवरी में निम्नलिखित में से कौन सा टूल है जिसको लीगल टूल नहीं माना जाता है, लीगल एक्शन नहीं माना जाता है, सूट फाइल, डीआरटी, ओटीएस, सरफेसी एक्शन। तो ये एकदम पॉपुलर सीरीज, इसके लिए क्या 5 सेकंड लगाए होंगे आप लोगों ने, है ना, 5 सेकंड में लिख दिए होंगे कि एक ऐसा ओटीएस सर। ओटीएस ओटीएस ओटीएस। तो ये ओटीएस एकदम एकदम सरल सा अस्त्र है ना, एकदम ऐसा अस्त्र है जो बिल्कुल काम नहीं करता है ना, पानी अस्त्र है, ठंडा कर देता है उसको, जो पटाने वाला होगा उसको और ठंडा कर देता है। वाह, 1 लाख रुपए का लोन है और इसको 10,000 में तैयार है, और ये तो फिर एक ठंडा ही हो गया, रहने तो नहीं पटाता हो फिर। लेकिन आप नेगोशिएशन करेंगे सही तरीके से तो इसमें ओटीएस में बैंक की भलाई है, वक्त लगता है इसके लिए, समझाने के लिए, बैकग्राउंड बनाने के लिए,
और एक हुनर पैदा करने के लिए ओटीएस में। लेकिन आप लोग देखे होंगे एक रीजन में या आपके ब्रांच में एक एक साथी ऐसे होते हैं जो ओटीएस कर करके इतना महारत हासिल कर देते हैं कि जिधर भी गए उधर ओटीएस करके आ जाते हैं, और उसके कुछ वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स सीख जाते हैं वो। तो ओटीएस एक ऐसी योजना है जिसको वन टाइम सेटलमेंट कहते हैं, जो कंप्रोमाइज सेटलमेंट कहते हैं। उसके आधार पर ही ये सेटलमेंट किए जाते हैं जिसमें दोनों की सहमति होती है, और इसमें किसी प्रकार का लीगल एक्शन नहीं होता है। कुछ सेक्रीफाइस बैंक करती है, कुछ कंट्रीब्यूशन जो है बारोवर करता है, और उसी आधार पर डेलीगेटेड पावर को देखते हुए ये ऑफर एक्सेप्ट किया जाता है और सेटल किया जाता है। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर। हाँ जी राजू नयन जी पढ़िए जरा, सवाल क्या है, टाइम देख के पढ़िए। व्हाट इज द लिमिटेशन पीरियड फॉर डीपी नोट? 3 years इसका होगा सर, 3 years ऑफ डीपी नोट सर। बहुत बढ़िया। तो ये ज्यादातर क्यों पूछता है राजू नयन जी, क्या हो इसके पीछे? ऐसा इसलिए पूछता है सर कि जो प्रमोट होने जा रहे हैं ऑफिसर, क्लर्क से ऑफिसर में प्रमोट होने जा रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए, क्योंकि उनको जवाबदेही दी जाएगी आने वाले समय में, या तो फील्ड ऑफिसर की या तो फिर ब्रांच मैनेजर की। तो जब उनको पता रहेगा तभी तो सर उस चीज को फॉलो कर पाएंगे, अगर पता नहीं रह पाएगा तो सर वो जानकारी के अभाव में कुछ कर नहीं पाएंगे सर। हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन ये सवाल ज्यादा पूछा जा रहा है अभी तक। इसके पीछे तो हमने एक आध साथियों से कंसल्ट किया था, सवाल बनाने वालों से, तो उनका कहना था कि मतलब ये केसीसी वगैरह ज्यादा होता है आप रूरल जगह में ना, तो केसीसी, और उसको 3 साल में नए डॉक्यूमेंट लेना होता है। तो बिल्कुल सर, ये भी सुपरविजन में वो एक्सपायरी हो जाता है, फिर लीगल नहीं कर पाते हैं। तो ये एज ए ऑफिसर या जो प्रमोट हो रहे हैं उनको ये जानकारी हो कि भैया 3 साल में एक्सपायरी हो जाता है, जो डीपी नोट बोलते हैं, जो डिमांड प्रोमिसरी नोट है। तो इसीलिए उनको याद रहे करके एक ऐसी उन्होंने जो है पॉसिबिलिटी बताई। तो लिमिटेशन पीरियड अलग अलग होता है, मॉर्गेज का बहुत कम पूछता है, मॉर्गेज का 12 साल होता है ना। और यहाँ पर जो है ये डीपी नोट जो है आप देखे होंगे किसान क्रेडिट कार्ड में आप डीपी नोट लेते हैं तो उसके रिन्यूअल करने होते हैं। भले ही किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट कितने साल के लिए बनाई जाती है राजू नयन जी? किसान क्रेडिट कार्ड 5 सैंक्शन years सर, 5 5 सालों साल के लिए। हर साल लिमिट जो है 10% बढ़ाया जाता है। लेकिन डॉक्यूमेंट जो है 3 साल में नया लेना है डॉक्यूमेंट। और डॉक्यूमेंट कितने का लिया जाता है, कितने का लिया जाएगा डॉक्यूमेंट, कौन से लिमिट पर लिया जाएगा? फर्स्ट लिमिट उनकी 1,60,000 रुपए होगी सर, कोलेटरल फ्री। नहीं, मान लीजिए 3 लाख, सॉरी मान लीजिए 5 लाख की लिमिट है और आज 3 लाख का आप उसको दे रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट कितने का लेंगे? डॉक्यूमेंट सर तो पूरे का लेंगे ना सर? डॉक्यूमेंट 5 लाख का लेंगे, भले ही अभी पैसा कम दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट पूरे का लेंगे। जी, ड्राइंग पावर कम देंगे। डॉक्यूमेंट लेंगे सैंक्शन लिमिट का डॉक्यूमेंट लेंगे। सवाल आने से बोलिएगा सैंक्शन लिमिट का। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, ये सवाल देखिए, बहुत ही पॉपुलर सीरीज का सवाल है। पटेल जी पढ़िए जरा गोटिया। बैंकिंग इज डिफाइंड इन विच एक्ट? हाँ कौन बताइए, कौन सा एक्ट में है शंकर जी? सेक्शन 5B बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। कमाल कर दिया यार, पूरा इंडिया को आप बता दिए है ना। ये क्या इतनी बात बार है सवाल सर। पूछा कि भारत की जनसंख्या जितनी है उतने बार ये सवाल आ चुका है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम जितनी जनसंख्या सबको बताएं हैं। ये हमारे बढ़िया, देखो हमारे एक भाई हैं विनय कुमार गुप्ता जी, बढ़िया पिक्चर देख रहे हैं वो, हैं बढ़िया मूवी देख रहे हैं, वो रिमूव कर दें हैं? वाह भाई, ऐसे मत मूवी देखने में लग गए यार, बताओ। चलिए, तो बैंकिंग इज डिफाइंड इन विच एक्ट? तो बैंकिंग की जो डेफिनेशन है वो है अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इसकी व्याख्या की गई है। और एक बैंकिंग में ये कहा गया है कि बैंक जो हैं ग्राहकों से जमा स्वीकार करेंगे और उन्हें किसी इन्वेस्टमेंट के लिए या जरूरतमंद लोगों को लोन देने के लिए, और जो जमा स्वीकार किए हैं उसको तय समय सीमा में इन ड्यू कोर्स में उनको भुगतान भी देना है, उनको सेवाएं भी प्रदान करनी है, ये बात कही गई है। अगर इंटरव्यू में पूछे गए हैं तो मैं जितना अभी एक 30 सेकंड में सेंटेंस बोला उतना पूरा बता दीजिएगा,
तो इंटरव्यूअर जान जाएंगे कि वाह ये बढ़िया बोलेगा, है ना, आगे भी चीज़ों को। तो आपके रखने की चीज़ें कि बैंकिंग को डिफाइन किया गया अंडर सेक्शन 5B ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, जिसके तहत बैंकों को ग्राहकों से जमा स्वीकार करना है और उसी जमा को इन्वेस्टमेंट करना है या जरूरतमंद लोगों को लोन देना है, और जो जमा राशि है उसका जो तय समय सीमा में उनको भुगतान प्रदान करना है, सेवाएं प्रदान करनी है। चलिए, तो बैंकिंग जो है, बैंकिंग डिफाइन की गई है अंडर सेक्शन 5B में अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगला सवाल है विच रेट इज नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई। तो इसमें कुछ ऑप्शन दिया था, क्या दिया था अभिषेक जी? ये सवाल जरा कंप्लीट करिए जरा, क्या क्या पूछा था इसमें? इंटरेस्ट रेट। सर इसमें कौन सा बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड मत नहीं करते, जैसे एफडीआर था, एसएलआर था, सीआरआर था, बैंक रेट था, एमएसएफ अच्छा, था, तो वो एफडीआर ओके। था सर। देखिए कितना अच्छा हो गया ना, अभी अभिषेक जी हैं और अब्दुल हसीब जी हैं, तो इन लोग बता दे रहे हैं। तो इसमें आया ऑप्शन कि रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया गया रेट है और एक एफडीआर था। तो एफडीआर का रेट कौन जारी करता है अभिषेक जी? इंडिविजुअल बैंक। और वो इंडिविजुअल अपना बैंक डिसाइड करती है, बोर्ड ऑफ एल्को डायरेक्टर। कमेटी करती है सर, बैंक की एल्को कमेटी। हाँ ये सही है, बैंक के पास एक एल्को कमेटी होता है, एसेट लायबिलिटी एसेट एंड मैनेजमेंट लायबिलिटी मैनेजमेंट कमेटी बोलते हैं सर उसको। ओके, बहुत बढ़िया। और वो एसेट लायबिलिटी कमेटी जो है रिकमेंडेशन करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, फिर वहां से पास होके आता है, ठीक है। तो वो एल्को कमेटी उसको डिसाइड करती है। तो विच रेट इज नॉट डिसाइडेड बाय आरबीआई, दैट इज द टाइम डिपॉजिट रिसीट या फिक्स डिपॉजिट रिसीट। चलिए बहुत बढ़िया, अगला सवाल चलते हैं स्क्रीन पर। सवाल ये पूछा गया व्हाट इज द एडिशनल रेट कैन बी प्रोवाइडेड ऑन द एफडीआर ऑफ स्टाफ व्हिच इज अबव 1 ईयर। 1 साल से ऊपर के जो एफडीआर हैं उनमें कितना एडिशनल रेट मिलता है? 0.5% सर। हाँ 0.5% मिलता है, ज्यादा मिलता है। जी सर। 0.5% तो सीनियर नहीं सिटीजन। इसमें हमारे सर्कुलर के अनुसार 0.5% सर। अच्छा, ओके। और किधर शंकर जी कितना मिलता है आपके यहाँ? 1%। 1%। इधर हमारे यहाँ राजन 1% है सर, सभी एफडीआर पे। ओके। उसमें एक कंडीशन होता है ना कि 1 साल का है कि 1 साल, उसमें देख लेना पॉलिसी में 1 साल से ऊपर के एफडीआर पर होता है ना। नहीं तो अगर एक एक महीने का होगा ना तो वो फिर एक बिजनेस टाइप का हो जाएगा करके ऐसा लिखा गया है। मतलब उसमें एडिशनल रेट दिया जाएगा अगर उसका वाकई में उद्देश्य हो बचत करने का तब, है ना। नहीं तो अगर छोटे पीरियड के लिए कर देंगे तो ये देखो हमारे जैसे गोंटिया शंकर जी हैं, पीछे गुलाबी गुलाबी नोट लेके बैठते हैं, तो ये एकदम रख देंगे, ज्यादा रेट ले लेंगे फिर निकाल लेंगे, इसलिए है 1% ज्यादातर बैंक में करते हैं। अभिषेक जी बराबर है, आप सही है, सही देखे हैं? जी बिल्कुल सर, हमारे सर्कुलर में है स्टाफ के लिए 0.5% और सीनियर सिटीजन स्टाफ के लिए है 1%। फिर तो ओके। होगा। तो ये उनके बैंक की पॉलिसी है, अब उन्होंने देखा ही होगा तो सही बता रहे हैं। बाकी नॉर्मली जो है बाकी बैंकों में ये 1% होता है स्टाफ के लिए, और सीनियर सिटीजन स्टाफ है तो उनको 1.5% मिलता है। चलिए इसका अब मतलब सर ये सर्कुलर भी उनका लेटेस्ट सर्कुलर का पार्ट है सर, ये यस, हाल ही में सर्कुलर आया होगा। हाँ आया होगा, या उनसे पूछेंगे अभिषेक जी से कब का है। अभिषेक जी सर्कुलर ये पहले से ही ऐसे चला रहा है आपके यहाँ? बिल्कुल सर, ये 2 टेन्योर में जब से ये चेंजेस आ रहे हैं ना सर, तो हाँ हाँ 0.5% ही। ओके। चलिए, तो ये कोई बात नहीं, आप अपना देख लीजिएगा, 1% ज्यादातर जगह सही होता है। इन्होंने सर्कुलर से देखा है, ये इनके बात को सही मानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है व्हाट इज द टोटल प्रियॉरिटी सेक्टर टारगेट फॉर रीजनल रूरल बैंक। ये तो बहुत ही सरल सा सवाल, 70। ये कैसा आया था अभिषेक जी? यही सवाल था? जी सर, ये बिल्कुल हुबहू यही था। ओके। तो प्रियॉरिटी सेक्टर टारगेट में जो है मैं आपके पहले आउटस्टैंडिंग पर था, उसमें बदलाव करके प्रियॉरिटी सेक्टर टारगेट अब कर दिया 75% ऑफ ANBC RCEOB व्हिचएवर इज हायर कर दिया। तो ये भी अभी देखा गया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में काफी बार पूछा गया है, टोटल प्रियॉरिटी सेक्टर वाला क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ रहा है कि टोटल प्रियॉरिटी सेक्टर का टारगेट क्या है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं, लेकिन ये प्रियॉरिटी सेक्टर में जो है RRBs के लिए ये सवाल जो है अभी पूछ रहा है। पहले तो वीकर सेक्शन वगैरह का बहुत पूछता था, अभी ये टोटल प्रियॉरिटी सेक्टर का पूछता है।
अब बात करते हैं ये सवाल। देखिए ये सवाल तो भी पॉपुलर सीरीज का ही सवाल है। सवाल ये पूछा गया है, if a third person insured to perform or discharge the liability of a borrower। वाह, ये भी बड़ा अच्छा सवाल पूछ लिया। क्या सवाल पूछा कि अगर हमारे शंकर जी ने ये राजू नयन जी के लोन चुकाने का वादा कर दिया कि मैं राजू नयन जी का लोन चुका दूंगा, तो इसको कौन सा वचन कहेंगे? गारंटी। गारंटी। तो ये तो वादा किए ही हैं, इसीलिए इन्हीं का उदाहरण देते बनता है ना। तो जब ये लोन लेंगे तब वो वादा को पूरा करेंगे। तो ये जब राजू, ये भी क्वेश्चन पॉपुलर हो रहा है सर। हाँ, तो ये राजू नयन जी जब कार लोन लेंगे तो ये हमारे शंकर जी गारंटी देंगे, ये नहीं पटाएंगे तो इनसे वसूलेंगे। तो मैं एकदम बिल्कुल तैयार रहूँगा, है ना। और ये शंकर जी भी कॉन्फिडेंट है, सर हमको कभी चुकाना नहीं पड़ेगा। बोले क्यों? ये आपके साथ पढ़ते हैं तो ये मैनेजर बन जाएगा, तो ये तो और पैसा बचा लेगा। तो ये सक्षम हो जाएगा। क्या ये बात है ना। तो ये थर्ड पर्सन अगर कोई परफॉर्म इंश्योर करता है कि मैं दूसरे तीसरे व्यक्ति का कोई भी ड्यू है वो पे कर दूंगा, उसको बोलते हैं गारंटी, सियोरिटी लेता है। और ये देखिए व्हाट इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। नेगेटिव वर्किंग कैपिटल 2-3 बैलेंस शीट की क्लास आप लोगों ने देखी ना। बैलेंस शीट का क्लास अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया सर, सरल तरीके से समझ में आया? बिल्कुल सर। तो बैलेंस शीट में एक होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे कहते हैं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। एक साल में आने वाला पैसा, एक साल में जाने वाला पैसा, दोनों में से आने वाला पैसा ज्यादा होना चाहिए। अगर आने वाला पैसा ज्यादा है, इसका मतलब है कि आपका वर्किंग कैपिटल अच्छा है, आपको वर्क जो है कार्यशील पूंजी रहेगी। अगर एक साल में जाने वाला पैसा ज्यादा है तो उसको बोलेंगे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। मतलब आप स्ट्रेस में आओगे, लिक्विडिटी क्रंच होगी आपको, है ना। कैश ही नहीं है। करंट एसेट क्या है? एक साल के अंदर या तो कंज्यूम हो जाएगा या तो कैश के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कैश के रूप में जो कन्वर्ट हुआ है, अब वही पैसा जो है कम पड़ गया, आने वाला देने से भी ज्यादा हो रहा है, तो फिर आपको लिक्विडिटी क्रंच आएगा। क्योंकि बाकी जो पैसा है वो तो लॉन्ग टर्म के लिए कैश में होगा, तो आप कैसे करोगे? आपकी कार्यशील पूंजी मतलब तत्काल दिन को चलाने वाली पूंजी तो कम हो गई ना। अर्जुन जी समझ गए ना। अभी जो दिनचर्या को चलाने वाला पूंजी कम हो गया, क्योंकि बाकी एसेट है आपके पास, लेकिन वो तो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, बाद में होगा। तो ये बात है। चलिए, तो यहाँ पर लिखेंगे करंट लायबिलिटी एक्सीड्स करंट एसेट, देन इट इज कॉल्ड नेगेटिव वर्किंग कैपिटल। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। हाँ जी शंकर जी पढ़िए जरा, सवाल क्या लिखा है? आवाज नहीं आती। हाँ शंकर जी पढ़िए जरा। What is the NEFT charge above Rs 2 lakh? हाँ तो हमको करके बताओ, हमको करोगे तो पता चलेगा, चार्ज दिखाएगा। तो शंकर जी से Yes. पूछेगी ना तो बोलेगे सर 2 लाख ट्रांसफर करते हैं, तब वो जैसे ही वो करते हैं अपने आप आ जाता है ना रेट, उसका चार्ज आता है ना, कि पंच करना पड़ता Yes, है? sir. ऑटोमेटिक आ जाता है अमाउंट डालते ही। 20 प्लस सर्विस टैक्स सर, GST। नहीं 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 नहीं, NEFT 2 लाख मतलब RTGS के बराबर लगता है। RTGS में जो लगेगा 25 रुपये प्लस GST, है ना। 25 रुपये प्लस GST लगेगा, तो 25 रुपये प्लस GST 18% करेंगे तो 4.5 आएगा, तो ये 29.50 आएगा। एक बार देख लीजिएगा आप, क्योंकि 2 लाख के ऊपर पूछा है ना। 2 लाख के ऊपर तो RTGS भी करते हैं ना हम लोग, लेकिन NEFT वो घुमाने के लिए पूछ लिया आपको। तो ये चार्जेस में देख लीजिएगा। तो सर, हाँ जी, सर एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ क्वेश्चन बताइए। सर 2 लाख की अगर FD है, ये हम्म, क्या बोलते हैं NEFT के लिए आया, तो हाँ उसे RTGS करना चाहिए कि नेफ्ट करना चाहिए? NEFT के लिए आया तो NEFT करिए, क्योंकि कस्टमर नहीं नाराज हो जाएगा। कस्टमर अच्छा अगर कह रहा है आपको NEFT करिए, मतलब उसके पीछे कुछ उद्देश्य ही होगा, उद्देश्य ही होगा उसका। सर, अगर आपने अगर उसको- अब अबाउट सर 2 लाख से नीचे का अगर चेक है उस पे भी कस्टमर RTGS लिख देता है, तो RTGS थोड़ी ना कर सकते हैं। वो इम्पॉसिबल है, वो इम्पॉसिबल इसलिए कर दोगे, ठीक है। अच्छा लेकिन ये पॉसिबल है इसलिए नहीं लेकिन करोगे। ये मेरे बैंक में सर, हमारे यहाँ सर 20 प्लस GST है सर, एवं 2 लाख का नेफ्ट चार्ज। ठीक है फिर, ठीक है ना। बाकी चार्जेस वाले में एक बार मैं रिवाइज देख लूंगा अभी।
बैंक आपका है तो वो सही अवश्य आएगा, तो आप सही लिख दीजिए सर्विस चार्ज में। लेकिन मैं ये शंकर जी को बता रहा हूँ, अगर 2 लाख का अगर वो एनईएफटी करने आता है तो एनईएफटी करिएगा। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर है वो चाहता है कि इसको पैसा तत्काल न मिले। अगर आरटीजीएस कर दोगे, आप इधर डेबिट करोगे उधर क्रेडिट हो जाएगा, तो वो नहीं चाह रहा होगा, इसीलिए एनईएफटी कर रहा है, जैसा चाह रहा है वैसा। और अगर मान लीजिए ऐसे ही उसने लिख भी दिया और अगर आप आरटीजीएस कर दिए, कल क्लेम कर देगा तो हम लायबल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी के खाते में वही करोगे जैसा कस्टमर चाहेगा, अपना नहीं चलेगा कुछ। शंकर जी बराबर है? समझ में आया तो सही। बोलिए आहो। अहो। हाँ, ये अब आपको एक सजा दी जाती है। सजा ये है कि यहाँ पर जितने तारे हैं उनको गिनिए, है ना? यहाँ पर जितने तारे हैं उनको गिनिए, और ये 2 लाख के लगभग हैं, 2 लाख के ऊपर हैं जहाँ दिख रहे हैं स्क्रीन पर, बाकी तो और भी होंगे। तो आज कम से कम ये 20 सवाल हमने लिया है। थोड़ा लेट हो गया तो इसलिए और सवाल नहीं दिया, और 20 सवाल मेरे पास है, अभिषेक जी भी हैं और हसीब जी भी हैं। तो 20 सवाल जो है, अभी 2-3 दिन छुट्टी है, थोड़ा ज़्यादा सेशन करेंगे। पिछले 2-3 दिन से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था किसी स्पेशल टास्क की वजह से। लेकिन और छोटे छोटे 5 सवाल आपसे बातों बातों में चर्चा कर लेता हूँ। जैसे कार लोन से पूछा गया है, कार लोन में जो है मैक्सिमम रिपेमेंट कितना है, ये पूछा गया। फटाक से उत्तर दे दीजिए, कार लोन में मैक्सिमम रिपेमेंट कितना होता है? 84 मंथ। 84 मंथ, है ना, 7 ईयर होता है। फिर इसमें पूछा गया है कि अगर एजुकेशन लोन है, एजुकेशन लोन अगर स्किल 2 का मैनेजर सैंक्शन कर रहा है तो उसको पावर कितना है, ये पूछा गया, बताइए। अभिषेक जी, अगर कोई एजुकेशन 7 लोन, हाँ कितना? 7 7। लाख। हाँ ये देखो, ये इलाकिया देहाती बैंक का वो पावर बता रहे हैं, लेकिन वो पावर शंकर जी का ज़्यादा हो सकता है, 15 लाख हो सकता है, या ज़्यादा और ज़्यादा हो सकता है। तो आपके वो डेलीगेटेड पावर के आधार पर है। एक सवाल और पूछा गया था कि क्लर्क को कितना हाउसिंग लोन मिलता है। अरे ये सवाल नया टाइप का है, जबकि 60 लाख। कितना मिलता है? 60 लाख। 40 नहीं सर, 40 लाख। लाख। इलाकिया देहाती बैंक हो रहा है, ये शंकर जी हमें अपने ही बताते हैं सब, हैं? आपसे एसबीआई स्पॉन्सरशिप में मैक्सिमम यही है सर, क्लर्कियल का 40 हाँ। लाख ही है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ा सा एक अच्छा, ये मेरे को लगा कि ये नया सवाल लगा। नहीं तो ज़्यादातर ये हाउसिंग लोन वगैरह जो है वो ऑफिसर का पूछते हैं, क्योंकि आप जो है क्लरिकल टू ऑफिसर में जा रहे हैं, तो ये क्लरिकल का पूछा। और एक सवाल पूछा गया कि जो है क्रॉप सीजन से क्या पूछा था, क्रॉप का कुछ पूछा गया था सर वही अभिषेक जी? पूछा था कि, जी सर, उसमें पूछा था ना कि जो स्मॉल जो 6 महीने का होता है, शॉर्ट टर्म क्रॉप कौन सा है? शॉर्ट टर्म और क्रॉप 2 सीजन। सीजन क्रॉप पूछा था सर, कि 1 सीजन क्रॉप और 2 सीजन क्रॉप का मंथ क्या है। ओके, वो एक क्रॉप सीजन होता है 6 अप्रैल मंथ का से। होता है, और 2 बिल्कुल, क्रॉप तो वो सीजन जो 6 है 12 मंथ। महीने का होता है। जी जी, तो उसमें दिया था 6 मंथ टू 12 मंथ। ओके, हाँ तो वही आंसर होगा, 6 मंथ 12 मंथ, है ना। एक सवाल बड़ा आसान सा और पूछा था, इंश्योर्ड चेक्स क्या है, किसे कहते हैं इंश्योर्ड चेक्स? इनकम्प्लीट चेक को। इनकम्प्लीट है। और अगर सीटीआर का रिपोर्टिंग जो है एफआईयू को कितने दिनों के अंदर करते हैं, महीना खत्म होने के 30 डेज। 15 दिन। 15 डेज। 15 दिन 15 डेज। सीटीआर का, 15 है? डेज। तो सीटीआर की रिपोर्टिंग जो है महीना खत्म होने के 15 दिनों बाद एफआईयू को की जाती है। एक और पूछा गया था, स्टैम्प चार्ज क्या था, ये स्टैम्प चार्ज एग्रीमेंट में? एक्नॉलेजमेंट चार्जेस स्टैम्प की क्या लगती है, वो 10 रुपए की थी अच्छा, सर। ओके ओके, हाँ वो तो स्टेट बाय स्टेट थोड़ा फर्क होता है। आपके इधर कितना लगता है? 10 रुपीज। 10 रुपीज, ओके, तो 10 रुपीज है। एक सवाल और पूछा गया, जो आपके स्मॉल कैटेगरी का जो लॉकर होता है, वो स्मॉल कैटेगरी का राखल का एनुअल रेंट कितना है? 1500। नहीं, एक्चुअली में क्या है सर कि ये पूछा था 1/4/2022 के, जो उस समय था 2000 प्लस जीएसटी, और अभी न्यू जो रिवाइज्ड हो चुकी है वो है अभी 1500 प्लस जीएसटी, लेकिन इसमें डेट मेंशन किया था 1/4/2022। अच्छा, तो 1/4/2022 को 2000 था ये। जी सर। ओके, तो लॉकर पॉलिसी तो इसमें ये भी पूछा था क्या सर कि वो अर्बन एरिया में है या सेमी अर्बन में है या फिर रूरल में है?
अर्बन नहीं, अर्बन एरिया था सर, अर्बन एरिया था सर जी। तो अच्छा वो 2000 प्लस जीएसटी था। ओके, ओके, अर्बन एरिया का पूछा था। स्मॉल लॉकर अर्बन एरिया 2000 है ना, क्योंकि रूरल एरिया में तो 2000 महंगा हो जाएगा ना, है कि नहीं? 3 कैटेगरी में दिए रहते हैं सर, सर्कुलर में इसका मेंशन किया हो रहा है। ठीक है, अपने बैंक का याद कर लीजिए। और एक पूछा है कि कोई भी अकाउंट जो है एनपीए से जुड़ा हुआ है, कितने दिनों में आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगा? 90 डेज। इंटरेस्ट और प्रिंसिपल जो है नहीं पे करते हैं तो 90 डेज। सर इसमें 2 क्वेश्चन थे कि एक था कि कितने दिनों में कोई अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, ओके। और सेकंड चीज था कि किसी अकाउंट में अगर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं आता है तब वो आयरक 1 में, माने उसका कहने का सेंस था कि एनपीए की तरफ मूवमेंट होने लगता है। तो हाँ, उसका आंसर था 30 डेज, और आउट ऑफ ऑर्डर का मैंने मारा है 90 डेज, बट कुछ लोग कह रहे हैं 60 डेज। आउट ऑफ क्या था इसमें सवाल इसमें पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। आउट ऑफ ऑर्डर किस वजह से, वो किस वजह से ऐसा सिचुएशन दिया था का कि अकाउंट में क्रेडिट नहीं नहीं सर, हुआ है? सिचुएशन कुछ नहीं था उसमें। तो उसमें था कितने दिनों तक के बाद अकाउंट जो है आउट ऑफ ऑर्डर हो जाती है। नहीं नहीं, कितने दिनों आउट ऑफ ऑर्डर कब, जैसे मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ ऑर्डर कब होगा। मान लीजिए आज किसी लोन के सैंक्शन लिमिट 5 लाख है, लेकिन आज क्या हुआ, किसी कारणवश 5,01,000 उसका बैलेंस हो गया, तो आज एक दिन के लिए आउट ऑफ ऑर्डर हो गया। ऐसे ही अगर वो 90 दिनों तक आउट ऑफ ऑर्डर रहता है, तब 90 दिनों के तब बाद होता है। हो जाता है। ये बात है। अगर मान लीजिए कि उसमें जो ड्राइंग पावर है उसका स्टॉक कम हो गया, लिमिट है ना, और उसमें बैलेंस ज़्यादा है, तो आउट ऑफ ऑर्डर होगा। मान लीजिए आप स्टॉक स्टेटमेंट दिया और स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से 4.5 लाख का ड्राइंग पावर आ रहा है, लेकिन उसमें बैलेंस जो है 4,50,000 से ज़्यादा है, तो आउट ऑफ ऑर्डर कहलाएगा। तो सवाल के हिसाब आपका ये से नॉर्मली आपका देख। ये भी क्वेश्चन था सर, वो भी था कि जो डीपी कैलकुलेशन होती है ना, जो अभी बोल रहे थे आप, 6 लाख उसका लिमिट पावर है। 5 लाख सॉरी लिमिट है, 6 लाख स्टॉक है, जी तो जी ड्राइंग जी, पावर वो कितना 4.5 होगा? लाख। 4.5 जी वो जी, आया था क्या? 4.5। अच्छा, जी बिल्कुल, वो वो आया था। 4.5 लाख। हाँ, और इन्होंने एक सवाल भेजा हमारे अभिषेक जी ने भी साथ में है, तो पूछ लेते हैं, ये कासा कैंपेन क्या था? कासा कैंपेन का नाम क्या है आपका? जी सर, हाँ? जन से जन तक भागीदारी, ये कैंपेन था जिसमें कि कासा अकाउंट खोलने थे प्रत्येक ब्रांच को 50। हाँ, ये देखिए, ये और नया सीखिए, है ना? राजू नयन जी, आपके बैंक की कोई और अच्छी योजना है ना, कैंपेन चल रहा है, उसको नोट कर लीजिए। तो जन से जन की भागीदारी करके ये कैंपेन चलाया, और इसमें क्या करते थे अभिषेक जी, जन से जन भागीदारी में? इसमें सर प्रत्येक ब्रांच को मंथली 50 नए अकाउंट खोलने थे, और हम्म, पर एम्प्लॉय कासा डिपॉजिट 5 लाख लाने थे। अच्छा, पर एम्प्लॉय? जी सर। और हाँ, मतलब एक लक्ष्य दिया सारे स्टाफ को कि आप 5 लाख रुपए कितने दिन में लाना है, एक महीने में, क्योंकि कैंपेन पीरियड था। सर ये कैंपेन पीरियड था मई टू सितंबर। अच्छा, तब तो ला सकते हैं 5 लाख, ज्यादा भी ले आए होंगे सब, तो 50-50 लाख ले आए होंगे। वहां पर कैसा है, पब्लिक का रुझान क्या रहता है, बचत, खर्चा, आमदनी कैसा रहता है आपकी तरफ? बचत। सर नॉर्मली कहा जाए सर, तो जैसे कि मैंने अपनी तरफ देखा है, जैसे मैं बिलोंग करता हूँ बिहार से, तो उधर की बैंकिंग और इधर की बैंकिंग में बहुत अंतर है। दूसरी बात कि यहाँ पे जो लोग है ना सर, बहुत हाँ, ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत हाँ, ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आप किसी को कोई बात कहते हैं तो आपकी बात को सुनेगा, ओके, और बहुत लोग 90% लोग कर भी देते हैं। अच्छा, मतलब अगर आप बोलोगे कि डिपॉजिट कर दीजिए तो कर देंगे, ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल सर। अच्छा, और उनका मुख्य आय क्या है आपके अभिषेक जी, वहाँ जो रहते हैं, आय क्या है, आय का संसाधन? सर इनका जो है मुख्य आय सर एप्पल, खेती भी है, सेब के एप्पल भी बागान? है। जी जी। अरे वाह यार, सेब के बागान, आएंगे तो जाएंगे घूमने उधर, है ना? बिल्कुल सर। ओके, ओके। और एक सवाल आया था ये आपका, पूछा गया है इसमें कि इलाकिया देहाती बैंक का क्या था ये, कोई अकाउंट, अच्छा, ये हो चुका है। एडवोकेट चार्ज क्या है ये आईटीआर फाइल करने के लिए? सर ये एक्चुअली में ये एलएसआर है? ये नहीं सर, एक्चुअली में क्या है ना कि जब कोई
होम लोन हो जाती है तो उसका 3 साल के बाद जो हम लोग फिर से उसका लीन करवाते हैं ना सर, करवाते हैं, तो वही ITR का वो चार्जेस पूछा था, जो कि मेरा गलत हुआ है, 3500 प्लस GST है। अच्छा, ओके। आपका एक सवाल और पूछा गया कि मतलब केसीसी का लिमिट कितने साल के लिए तय किया जाता है, ये पूछा गया। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ केसीसी लिमिट? जी सर, बिल्कुल 5 साल के के लिए बनाई जाती है बनाई केसीसी। जाती है। बहुत बढ़िया। और और उस पे उसमें उसमें उसने मेंशन कर दिया था क्वेश्चन में कि हम्म, अगर वो एनुअली रिवाइव होती है तब उसकी लिमिट कितने साल के लिए बनाई जाती है। ओके। और ये जो क्वेश्चन एमएसएफ वाला रेट था पहले 6.15 था, तो उसमें ऑप्शन क्या क्या था? सर, इसमें ऑप्शन एक 5वां जो दिया था, उसमें दिया था जो ऑप्शन अवेलेबल है वो उसमें नहीं है, अच्छा, ऐसा तो कुछ फिर था। जी तो सर। फिर 5वें में टिक लगाना था आपको। सर एक्चुअली में क्या था कि ये सारे सितंबर और अक्टूबर वाले क्वेश्चन थे ना, तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि वही MSF का उठा लिया हो। अच्छा, दैट्स व्हाई मैंने 6.15 मारा है। ओके। तो वो 6.15 था, वैसे तो अर्लियर था। बाकी वो सही बोल रहे हैं कि आप इसमें नन ऑफ द ऑप्शन ऐसे लिखना था, नन में टिक लगाना था। चलिए, तब तो ये तो मेरा गलत हुआ सर। कोई बात नहीं। तो फिर भी आपका अच्छा, सारी चीज़ें गए हैं। अभी जब जो भी इंटरव्यू के सेशंस हैं हमारे, आपके रिकॉर्डिंग सेक्शन में है या आपके लॉगिन सेक्शन में है, तो उनको देख लीजिएगा। और आने वाले दिनों में भी कुछ नए सवाल इंटरव्यू के अभी पैनल से जो आएंगे या साथियों से जो सर आएंगे, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन था कि जो वो मुझे समझ में नहीं आया कि हम्म, अगर कितने हजार के डिपॉजिट बार बार किसी अकाउंट में हो रहा है, चाहे अलग अलग अकाउंट में हो रहा है, तो हम्म। उसको सस्पिशियस माना जाएगा। उसमें ऑप्शन था 20,000, 25,000, 40,000, 50,000 और 1 लाख। 50,000। क्या हो रहा था? चेक बाउंस हो रहा है? नहीं नहीं, कैश में अगर किसी अकाउंट में मल्टीपल अकाउंट में जमा हो रहे हैं, कितने 40,000 रुपए। मतलब एक ये बोलता है 50,000 से बिलो अगर ऐसे मल्टीपल जमा हो रहे हैं तो उनको सस्पिशियस माना जाएगा, बोलते हैं कैश में। नहीं, उसमें ऐसा क्वेश्चन है, मैंने थोड़ा घुमाया हुआ था, जो कि अगर हम कोई ये व्यक्ति 20,000 या 25,000 या 40,000 या 50,000 या 1 लाख हम्म, कैश का डिपॉजिट करना है। अमाउंट जी कैश डिपॉजिट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट में, हाँ, तो उसको सस्पिशियस माना जाएगा। कितने रुपए हो, वही कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था जो कि बिल्कुल नया था मेरे लिए। अच्छा। तो इसमें ऐसा कहा गया है कि जैसे कि केवाईसी गाइडलाइन में कि अगर 50,000 से कम अगर एक ही दिन में एक ही व्यक्ति बार बार जमा कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नाम से डीडी बना रहा है, तो उसको जो है सस्पिशियस गिना जाएगा, ऐसे बात कहा गया है। ऐसा लेकिन ये सब। इसमें कैश डिपॉजिट के अकाउंट के बात था सर, हाँ जी, इसीलिए हाँ, मैंने मुझे तो किसी अकाउंट में, मैंने तो अलग मारा अलग अकाउंट में कर 20,000। रहा है। जी डिफरेंट अकाउंट में कर रहा है, तो मैंने 20,000 मारा है, पता नहीं क्या है क्या नहीं तो आंसर इसका। चलिए, मैं भी खोजता हूँ उसमें, अगर ऐसा कुछ आता है तो रिजर्व बैंक ने डिफरेंट अमाउंट में क्या उसमें किया है। वैसे एक बार देख लूंगा मैं उसको, है ना, फिर आप लोगों को अगले और सेशन में गाइड कर दूंगा। सर एक चीज था क्वेश्चन कि मतलब कि इसमें 10 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसके जवाब अगर आपको आते भी है तो वो हम्म, बहुत टेढ़ा घुमा के दिया हुआ था। जैसे। जैसे कि जैसे कि हम लोग एक कहता है ना सर कि जो बैलेंस शीट क्यों बनाई जाती है, ओके। इसका इसका आंसर मतलब इतना घुमा के ट्विस्ट करके दिया था। तो हम्म, एक मीनिंग थी जो कि उसका मतलब था कि मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ और अपनी पोजीशन फाइनल एक डे पे जानने के लिए हम्म, बैलेंस शीट बनाया जाता है। हाँ, ये सही है। जी एक सर, ऐसा था उसमें हाँ, ऑप्शन। मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ जिसका जी फाइनेंशियल जी पोजीशन एक पर्टिकुलर तारीख का है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा है उसका। है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसको ऑप्शन में ऐसा थोड़ा घुमा दिया था ना। बहुत ज्यादा ट्विस्ट कर दिया था सर। अच्छा, एचआर से रिलेटेड और क्या पूछा था? एचआर, सर HR से रिलेटेड कोई सवाल नहीं थे हमारे, वही थे कार लोन क्या, मतलब कि मैक्सिमम पीरियड। हाउसिंग लोन स्टाफ का और छोड़ के जो है वो पूछा। बिल्कुल बिल्कुल हाउसिंग लोन।
ओके, कंप्लेंट से रिलेटेड नहीं पूछा? कंप्लेंट? नहीं सर, कंप्लेन से रिलेटेड नहीं था। अच्छा, और उससे रिलेटेड नहीं पूछा आपका जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स है, लोन? नहीं सर, वही पीएमईजीपी की, मतलब कि वही पूछा नोडल था कि एजेंसी। कौन। जी, नोडल एजेंसी। और केवाईसी से भी एक भी सवाल नहीं दिखा आपका, आपके लिस्ट में? केवाईसी से कोई सवाल नहीं आएगा? हाई नहीं रिस्क। सर, कोई नहीं, नहीं ऐसा कोई नहीं था सर। ओके। और आपका ये जो चार्जेस है, मॉर्गेज है, हाइपोथिकेशन है, प्लेज है, इससे जुड़ा हुआ? था सर कि मतलब कि इमोबाइल प्रॉपर्टी को कौन सा चार्जेस लगता है, जो कि आप बोलते ही है आरआरबी के लिए फिक्स है। फिक्स है, हाँ, वो तो फिक्स है। मॉर्गेज है ना? तो ये जी मतलब सर। ज्यादातर जो है रिकॉल क्वेश्चन जो हम लोग स्टडी करते हैं, अगर 70-80% देखेंगे तो वही आया था, ये है ना? और सर बाकी 20% थोड़े नए आए थे। सर 10 क्वेश्चन जो थे मेरे सर्कुलर से थे, ठीक है सर। हम्म 50 क्वेश्चन आपके टोटल थे, ओके। हूबहू आप ही के क्वेश्चन थे, 50 के 50। तो हाँ, ये ये अभी से, है कि उसमें ऑप्शन हाँ 5 दिए थे और थोड़ा घुमावदार दिए थे, जिससे कि बहुत लड़के कंफ्यूज हुए हैं। ओके। हाँ मतलब उसको ट्विस्ट कर दिया, तो कई लोग जो हैं पढ़ने में समय लगा होगा तो किसी में भी लगा दिए होंगे, ठीक, ऐसा हो सकता उसी में कंपटीशन असल में उसी में होगा सर, वही 15 क्वेश्चन में। है। हाँ, तो अभिषेक जी के लिए थोड़ा तालियां बजा दीजिए, देखो उन्होंने कितना अच्छा आप लोगों के लिए मदद किया। और अपने जो अपने और एक भाई साहब है ना, जो अब्दुल साहब हैं, है ना? अब्दुल हसीब थे सर, अब्दुल हसीब अब्दुल साहब। हसीब। तो ये देखो दोनों साथी हैं, कश्मीर घुमा दिए हमको, वो कश्मीर में भी हैं और हम लोग यहाँ हैं, है ना? तो ये हम लोग भी आएंगे, ठीक है अभिषेक जी, ये सारे देखो मैं सब पास हो जाएंगे ना, तो ये सब लोग एक बिल्कुल बड़ी सी ट्रिप करने आएंगे आपके कश्मीर, क्योंकि आपने इतनी अच्छी बिल्कुल अच्छी सर। बातें बता दी वहाँ की, तो वहाँ के लोग अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, और हम लोग बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, तो वहाँ देखने जरूर जाएंगे, है ना? ओके। बिल्कुल सर। तब आप वहाँ हमें होस्ट कर देंगे, अभी हम लोग होस्ट करते हैं इधर से, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपका सफल होने का संकल्प किसी और भी संकल्प से महत्वपूर्ण होना चाहिए। आज आप लोग इतने देर रात तक भी जगे हैं, तो ये साबित करता है कि किसी और संकल्प से आपके सफल होने का संकल्प सबसे ज्यादा है। और जीवन में एक ही मूल मंत्र है, जिस पर ज्यादा ध्यान दोगे वही मिलेगा। हेलो, सीधा सीधा सीधा, जो चाहते हो उस पर ध्यान लगा दो, मिल जाएगा, है ना? ये देखो शंकर जी, एकदम ध्यान लगाएं, एकदम जहां भी जो चाहते हैं उस पर ध्यान लगाएं, तो वही मिलेगा। तो जीवन में आप जो चाहते हो उस पर ध्यान लगा दो, अपना ज्यादा समय उधर ही लगा दो, आपको वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। फिर जो अगला चाहते हो उस पर ध्यान लगा दो, आप जीवन सफल हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ आप सभी जो है का जीवन बहुत ही शानदार हो, और साथ में हम लोग सफलता के शिखर तक पहुंचे। किसी के पास कोई भी शिकायत, कमी और नकारात्मक चीज नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बात है, शिकायत, समस्या चीज है, तो उसको थ्रो कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए बटन में। एक सेशन पहले वो मैडम पढ़ाती है ना कंप्यूटर में, कौन सा बटन कौन सा बटन, तो डिलीट बटन रखे रहिए, डिलीट करते जाइए उनको। अगर कोई बात आपको निराशा पहुंचाती है, कोई बात कहती है कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं करते, तो उनको डिलीट करते जाइए। और फिर आप देखिएगा आपके जीवन में बदलाव होगा, और आप जरूर सफल होंगे। तो आप सभी साथियों से अभी विदा लेते हैं। आने वाले छुट्टियों का दिन है, बहुत सारे हम लोग इंटरनल सेशंस करेंगे। आपके सभी साथियों के लिए कुछ ना कुछ इंटरनल सेशंस की तैयारी मैं किया हूँ, जिसमें कैनरा बैंक है, जेआरजीबी के सेशन स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनल, और सेंट्रल बैंक भी है, पंजाब नेशनल बैंक भी है। तो इनके इंटरनल सेशंस भी करेंगे, और अब हम लोग जो है जिस मंजिल के लिए निकले हैं उस मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक है राजू नयन जी, आप सभी शानदार रहेंगे, आपका कार्य निष्पादन, आपका बेहतर स्वास्थ्य और सफलता शानदार हो। और ये जितने भी साथी जो जेआरजीबी से जुड़े हुए हैं ना, जेआरजीबी के साथी ध्यान दें, ये जो रिकॉल क्वेश्चन अपलोड करूंगा इन तो आएंगे ही आएंगे, उसके अलावा आपको एडिशनल तैयारी करना है, लोन से रिलेटेड, जैसे अभी बात हुई ना, आरटीजीएस एनईएफटी के चार्जेस, आपकी पर्टिकुलर कोई योजना है उसके बारे में। और बाकी चीज शंकर जी के लिए छोड़ दो, वो सभी बैंक का सीख जाएंगे, इनको तो सभी बैंक में बिठा देंगे। जेआरजीबी का एग्जाम देने जाना है भैया आपका, है अगला? बिल्कुल सर मैं जाऊंगा। क्योंकि सभी बैंक में कोई मिले चाहे न मिले ये रहते हैं, तो ये किसी भी बैंक का एग्जाम दे सकते हैं। इनसे किसी ने पूछा क्या पढ़ते हो,
मैं फिर सब बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप सभी से विदा लेते हैं, क्योंकि हमारे जय कुमार सिंह जी कंबल वंबल लगा लिए है ना तो अब नींद आ रही है, तो जय जी से सर आपके यहाँ इजाजत। ठंड नहीं हो रही क्या सर? ठंडी हमारे यहाँ है ना, अभी अगर देखेंगे तो यहाँ पर अच्छी ठंड होती है। मुझे अभी लग रहा है आपने फैन भी चला रखा है सर। हमारे फैन यहाँ तो नहीं बहुत चला, ठंड है। फैन नहीं चला एसी यहाँ। चल रहा होगा। हाँ, मैं एसी भी नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ, अभी टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस है। 18 मतलब 15 तक चला जाता है यहाँ पर, अभी 14 तक भी चला जाता है। तो अभी एक ठंडी नहीं है 2-3 दिन से, वैसे ठंडी होती है कभी। तो चलिए, आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल, और परसों छुट्टी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेशन करने की कोशिश करेंगे। 3 सर सेशन। कैनरा बैंक का भी एग्जाम आ रहा है सर, थोड़ा कुछ बता दीजिए सर, इंटरनल पॉलिसी। जरूर 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 बनाएंगे। तो आप सभी से विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।